हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा पर्सनल व्यस्तता था। तो अब से लेकिन हमारी क्लास कंटिन्यूअस चलेगी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी और अलग अलग कमेटी के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आइए अब आगे उसके आगे चर्चा करते हैं। तो आज का हम लोग का क्लास रहेगा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ऐसा फीचर है, क्या क्या यूनिकनेस है उसका। तो सबसे पहला पॉइंट लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा यूएसए का भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको मालूम होगा। और बहुत सारे देश हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन इन द वे रिटन और कंपाइल्ड एक साथ नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और एक साथ कंपाइल्ड है। और आपको लेंथीएस्ट इसलिए कि हम जानते हैं कि इनिशियली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, जो कि अब 425 470 हो गए हैं। और इनिशियली 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल हो गए हैं, 22 पार्ट से 25 पार्ट हो गए हैं। तो इसी कारण अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बल्कि बुक है, मतलब बहुत बल्कि बुक है, इसीलिए लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार इसका लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, पर ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से कहिए तो सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हर चीज का प्रावधान एक एक जगह लिखा हुआ है, एक एक चीज का प्रावधान लिखा हुआ है, इसीलिए लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। सेकंड, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आपको मालूम होगा कि जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा रहे थे फीचर्स, मेकिंग, तो भी हमने आपको बताया था कि अलग अलग देशों से अलग अलग जगह से लिया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग जो प्रावधान है वो। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। वहीं से बेसिक स्ट्रक्चर जो मेन अपना कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर जो है मेन नियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही प्रेरित है। और उसके अलावा यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और अलग अलग देश से अलग अलग चीज हम लोगों ने ले रखा है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग प्रीएम्बल के बाद शेड्यूल जब पढ़ रहे होंगे, प्रीएम्बल और शेड्यूल के समय ये सब हम लोग आपको पढ़ाएंगे। आगे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक साथ रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा सब एक साथ कैसे है। तो ऐसे रिजिड इसलिए है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज करना बहुत मुश्किल है, बहुत आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। और फ्लेक्सिबल इसलिए कि आर्टिकल 368 इसका यूज करके हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सिर्फ यही एक तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का, इसीलिए ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है क्योंकि चेंज हो सकता है, और रिजिड है क्योंकि सिर्फ इसी प्रावधान के अंतर्गत चेंज हो सकता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ये बात। और जब हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। ये सब बात आपको आगे पढ़ने मिलेगा। उसके बाद चौथा अपना वो फीचर है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस का मतलब होता है कि वैसे तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल तरीका का है, मतलब स्टेट के पास अपना पावर है, सेंटर के पास अपना पावर है। लेकिन जब पावर का टकराव होता है तो यूनिटरी यानी सेंटर के पास ज्यादा पावर दिया हुआ है। जैसे कोई भी नया सब्जेक्ट आएगा जो कि लिस्ट में मेंशन नहीं है, जैसे आप लोग को बताया हमने लास्ट क्लास में कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो जैसे अगर कोई ऐसा नया प्रोविजन आता है जो इन तीनों में से किसी लिस्ट में भी मेंशन नहीं है, तो उस पर नियम कौन बना सकता है? यूनियन नियम बना सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकता है। इसीलिए फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस, मतलब वैसे तो फेडरल है अपना सिस्टम, लेकिन ज्यादा पावर हम लोगों ने सेंटर को देके रखा है। इसीलिए आप लोग स्टेट में भी देखते होंगे, स्टेट में जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर वो प्राइम एग्जांपल है इस चीज का। क्यों? हम लोग को मालूम है कि जब भी कोई स्टेट में कोई लॉ पास होता है तो फाइनली गवर्नर के साइन के बाद ही, मतलब कोई भी बिल पास होता है तो गवर्नर के साइन के बाद ही लॉ बनता है। और गवर्नर कहाँ से अपॉइंट होते हैं? सेंटर से। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपको मालूम है ये चीज। तो बहुत बार गवर्नर को एजेंट ऑफ सेंटर भी कहा जाता है। तो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस का मतलब ये हुआ
कि फेडरल है, स्टेट के पास अपना पावर है, सेंटर के पास अपना पावर है, लेकिन जब पावर आमने सामने हो तो सेंटर का पावर ज्यादा होता है। पांचवा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेक्स्ट फीचर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? दो तरह का गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, एक पार्लियामेंट्री, दूसरा प्रेसिडेंशियल। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ये हम लोग देखेंगे यूएसए में, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अपने इंडिया में है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों अलग अलग काम करता है, दोनों का पावर अलग अलग होता है। और जो अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म है इसमें लेजिस्लेटिव का पावर और एग्जीक्यूटिव का पावर दोनों ओवरलैप करता है। आप लोगों को हमने लास्ट क्लास में बताया भी था कि कैसे जो अपने प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव भी हैं और लेजिस्लेचर के भी पार्ट हैं। तो यही जो ब्लेंड है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का जो पद्धति है उसी को हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म कहते हैं। इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ओवरलैप करते हैं और दोनों एक साथ काम करते हैं। जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है जो यूएसए में है उसमें ये दोनों अलग अलग अपना अपना उन लोगों का सेपरेशन ऑफ पावर है। एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं और लेजिस्लेचर अलग होता है, दोनों का अपना अलग अलग पावर है। तो ये हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, समझ गए आप लोग। अब है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो ये जो होता है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जो पार्लियामेंट होता है वो अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन जब वो काम जो भी करता है उसको जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। इसका मतलब यही है कि पार्लियामेंट अपना कोई काम किया, कोई लॉ पास किया, लेकिन उस लॉ को जुडिशियल सुप्रीमेसी इसलिए कहा गया कि जुडिशियल जो जुडिशियरी है उस लॉ को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है और उसको सही या गलत करके उसको हो सकता है कि जुडिशियरी को लगे कि ये लॉ जो है फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, तो उसको बोले कि नहीं ये लॉ नहीं रहेगा, या फिर उस लॉ का कुछ पार्ट फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है तो उस लॉ के उतने पार्ट को हो सकता है जुडिशियरी हटा दे। तो यही है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। पार्लियामेंट सोवरेन है लेकिन जुडिशियल उसका सुप्रीमेसी जुडिशियरी का है, क्योंकि जुडिशियरी उसको रिव्यू कर सकता है और अपने जो कानून के तहत जो सही तरीका है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करने का शक्ति अपने जुडिशियरी के पास ही है। इसीलिए जुडिशियल सुप्रीमेसी समझ गए होंगे इसका मतलब आप, कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है लेकिन उसको रिव्यू कर सकता है जुडिशियरी, तो इसीलिए जुडिशियरी सुप्रीम है। आइए सातवां है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। देखिए अपने इंडिया में जो है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, मतलब एक ऑर्डर है कि सबसे पहले लोअर कोर्ट या फिर जिसको आप लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशनल कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन जो यूएसए का सिस्टम है ना उसमें ऐसा नहीं होता है। यूएसए में जो फेडरल कोर्ट होता है वो अलग होता है और सेंटर का कोर्ट अलग होता है, मतलब स्टेट का मैटर सेंट्रल कोर्ट नहीं देख सकता। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक स्टेट है ए, मान लीजिए कि कोई ए स्टेट है और ये पूरा सेंटर है, तो अगर ए स्टेट का मैटर है तो ए से अगर कोई आदमी हार गया तो उस सेंटर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझते हैं। आइए हम लोग आपको बता रहे थे इंटीग्रेटेड जुडिशियरी के पास, जैसे कि मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, या फिर उससे भी नीचे आइए, मान लीजिए कि लखनऊ का कोई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मान लीजिए लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यहाँ पे कोई केस हुआ, उसमें कोई आदमी हार गया, एक आदमी जीत गया, लेकिन अब जो हारने वाला आदमी उसको लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकता है, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच, हर हाई कोर्ट का बेंच नहीं होता है, लेकिन चूंकि यूपी बहुत बड़ा जगह है तो उसका एक बेंच है लखनऊ में भी। तो मान लीजिए ये आदमी इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये हार गया, ये जीत गया, ठीक। उसके बाद ये यहाँ पे डिविजनल बेंच में गया, उसमें भी यही हुआ, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। फिर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं ये जीत गया, ये हार गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा सकता है, लेकिन जो यूएसए का सिस्टम है उसमें ऐसा कुछ नहीं है।
उसमें फेडरल कोर्ट हाईएस्ट है। जैसे अगर वहाँ हम एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि मान लीजिए इलाहाबाद जैसा कोई जगह है यूएस में, तो अगर वहाँ पे कोई केस होता, ठीक है, लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो हाई कोर्ट तक ही जा सकता था। ये कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वही मैटर जाएगा जो कि सेंटर से रिलेटेड होगा। समझ गए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को, कि वहां पे जो जुडिशियरी है वो अलग अलग काम करता है। सेंटर के लिए एक अलग जुडिशियरी है, स्टेट। तो आप लोग उम्मीद है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी समझ गए होंगे। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मतलब लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट जाने का एक प्रावधान है अपने यहाँ, और ये पूरा एक ही लिंक में। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं, सेंटर का अलग और स्टेट का अलग। सेंटर के मैटर पे अलग कोर्ट देखता है और स्टेट के मैटर पे अलग कोर्ट देखता है। अब इंटीग्रेटेड जुडिशियरी आप लोग समझ गए। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब समझ जाइए। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब कि जुडिशियरी पे ना कोई भी अलग से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं हो सकता है। ये किसी से ओवरलैप नहीं करता अपना पावर। ये आप लोग आर्टिकल 50 में पढ़ेंगे भी। आर्टिकल 50 में ये पढ़े हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में कि जुडिशियरी जो होता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। उस पर कोई मतलब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है, बिल्कुल अलग अपना काम करता है जुडिशियरी। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री के कहने पर जुडिशियरी कुछ करेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो जज अपॉइंट होते हैं उसका भी एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट जो होते हैं वो अलग सिस्टम से होते हैं, और वहाँ के जो स्टाफ भी अपॉइंट होते हैं वो भी अलग सिस्टम से होते हैं। उनका पे और फर्क भी है एक फिक्स तरीके से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है। तो इसीलिए अपना जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। आइए अब देखते हैं आगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है। ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का प्रोविजन है। टोटल 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट का चैप्टर तो आपको बता देंगे। सॉरी फंडामेंटल राइट 6, इनिशियली 7 था, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया गया और वो अब सिर्फ लीगल राइट है। बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि 7 ही है, जो लोग आपको ये बताएंगे वो राइट टू एजुकेशन को एक अलग काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो राइट टू एजुकेशन है वो राइट टू फ्रीडम में ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई पूछे कितने तरीका का फंडामेंटल राइट अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है, तो 6 तरीका का। और ये जो राइट टू एजुकेशन है वो ऑलरेडी राइट टू फ्रीडम में इनबिल्ट है। जो 21A है अपना राइट टू एजुकेशन, वो ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट है। उम्मीद है आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि अपने पास 6 फंडामेंटल राइट फिलहाल है। टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट 6 है फिलहाल, इनिशियली 7 था। अब डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक तरह से जो अपना स्टेट है, स्टेट का मतलब आप लोगों को इनिशियली बता दिया था फर्स्ट क्लास में ही। स्टेट मतलब जो भी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को ध्यान में रख के अगर नियम बनाएगी तो वो नियम जो भी देश है उसके लिए बहुत हितकारी होगा। यही है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आइए उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें 11 तरह का ड्यूटी है। स्वर्ण सिंह कमेटी इसको रिकमेंड किए थे इंदिरा गांधी के समय में। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इसका पूरा चैप्टर है एक। फिर सेकुलर स्टेट मतलब हमारा जो कंट्री है उसमें सभी रिलीजन को बराबर का दर्जा दिया गया है। ये फंडामेंटल राइट में जब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 25 तो उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये यूएएफ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो भी एडल्ट। इनिशियली क्या था कि संविधान से पहले जब ब्रिटिश का शासन था उस समय सबको वोटिंग राइट्स नहीं थे। कुछ गिने चुने पढ़े लिखे लोगों को वोटिंग राइट्स थे, लेकिन इंडिया में अभी सबको वोटिंग राइट्स है। 18 से ऊपर हर एक नागरिक को वोटिंग राइट्स है। इनिशियली ये एज 21 था बता दें आपको, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शायद 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेक्ट कर देंगे। अगर कुछ इसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को। हमको जहाँ तक याद आ रहा है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 21 को 18 किया गया था।
और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये हुआ कि हर वयस्क लोग वोट दे सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप मतलब इंडिया में रहने वाला नागरिक सिर्फ इंडिया का नागरिक हो सकता है। वो किसी और स्टेट, जैसे जब यूएस में जाएंगे तो डुअल सिटीजनशिप वहाँ होता है, एक नागरिक अपने स्टेट का भी नागरिक होता है और ओवरऑल यूएसए का भी नागरिक होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बिहार से हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बिहार के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हम बिहार में रहते हैं, बिहार के रेसिडेंस है, लेकिन बिहार के रेसिडेंट है लेकिन नागरिक हम भारत के हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यही इंडिया जो यूएसए रहता तो हम बोलते हैं हम बिहार के नागरिक हैं और हम भारत के भी नागरिक हैं। तो ये होता है सिंगल सिटीजनशिप का मतलब, कि यहाँ पे नागरिकता सिर्फ सिंगल होता है। पहले एक राज्य था जिसमें डुअल सिटीजनशिप था जो कि जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन 2019 के बाद से पूरा देश में सिंगल सिटीजनशिप है। ध्यान रखिएगा 2019 जब से कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में चेंज हो गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, तब से सिंगल सिटीजनशिप ऑल ओवर इंडिया है। इंडिपेंडेंट बॉडीज का मतलब अलग अलग बॉडीज है इसमें, जैसे आप लोग सुने होंगे नीति आयोग, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो सबको इंडिपेंडेंट बॉडीज कहते हैं हम लोग। तो इसके बारे में भी आगे हम लोग को पढ़ना है 300 के बाद, आर्टिकल 300 के बाद। इमरजेंसी प्रोविजन में है कि इंडिया में कब आपातकाल लगाया जा सकता है। 3 तरह का इमरजेंसी होता है, आपको लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया भी था कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी हो गया। अच्छा, आप लोग हमको कमेंट में ये बताइएगा कि इंडिया में आज तक कितनी बार इमरजेंसी लगी है। ये क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए कि कितनी बार इमरजेंसी इंडिया में लगी है और कब कब लगी है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका आंसर जो है हम लोग कमेंट में पिन कर देंगे बाद में। और 3 टायर गवर्नमेंट इंडिया में है। 3 टायर गवर्नमेंट मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सबसे ऊपर, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल बॉडी जैसे पंचायत और म्यूनसिपालिटी जिसको हम लोग कहते हैं, शेड्यूल 12 और 11। वो ये 3 टायर गवर्नमेंट अपना स्पेशल फीचर है एक तरह से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब ये सरकारी नहीं होती हैं, पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब है कि बहुत सारे लोग मिलके कोऑपरेट करके कोई चीज़ खोले। तो ये भी आगे हम लोग को पढ़ना है, जब आगे पढ़ेंगे तो इसको भी क्लियर कर देंगे हम लोग। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। और फीचर हो गया, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि प्रीएम्बल और शेड्यूल दोनों कंप्लीट करा दिया जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, आगे नेक्स्ट क्लास 1-2-3 दिन में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।